जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशि। अब जो मेरा वर्णन हो रहा है आधुनिक भारत में स्त्रियों का स्थिति, पिछले वीडियो में हमने स्त्रियों के बारे में 1 घंटा का वीडियो दिए हैं। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करेंगे। पोजीशन ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में खासकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की स्थिति में चौतरफा विकास हुआ है। आज जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक अधिकार स्त्रियों ने प्राप्त किया। वर्तमान में स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं है। हर व्यवस्था में उनकी भागीदारी देखी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन और सुधार हुए हैं उनका वर्णन निम्न प्रकार है। शिक्षा का प्रकार, सेपरेट ऑफ एजुकेशन। अब शिक्षा का प्रसार क्या होता है? व्हाट इज सेपरेट ऑफ एजुकेशन? आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति में उत्थान शिक्षा के संदर्भ में देखा जा सकता है। आज स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर इनकी संख्या में दिनादुन वृद्धि होती गई। दिनादिन वृद्धि होती देखी जाती। जहां 1901 में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 1901 में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 0.6 था, वहीं 1931 में 9.3% हुआ। फिर 1961 में 12.95%, 91 में वह प्रतिशत 29.42 हो गया। आज की स्त्रियां सभी प्रकार की शिक्षा से जुड़ी है, चाहे वह व्यावसायिक हो या यांत्रिक हो, सामाजिक हो या चिकित्सीय हो। पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव। चेंज इन पोजीशन ऑफ वोमेन इन फैमिली लाइफ। पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव। चेंज इन पोजीशन ऑफ वोमेन इन फैमिली लाइफ। आधुनिक भारत के पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बदली देखी जाती है। आज वह पति की दासी नहीं है, मित्र और सहयोगी है, याचिका नहीं है, प्रबंधक है, सास ससुर की सेविका नहीं है, सम्मानीय वधू हो। वे पारिवारिक मामलों में विचार प्रस्तुत करती है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर परिवार को चलाते हैं, अतः परिवार में स्त्रियों की स्थिति ऊंची हुई है। आज जो है परिवार में स्त्रियों की स्थिति ऊंची हुई है। पहले निम्न था, आज ऊंच हो गया। वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन। चेंज इन मार्टियल पोजीशन। वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन क्या है? चेंज इन मार्टियल पोजीशन। वैवाहिक मामलों में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। बाल विवाह बंद हुआ। कोई भी माता पिता 18 वर्ष की आयु से पहले अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। विवाह विच्छेद का अधिकार मिला। अंतर्जातीय विवाह मान्य हुआ। आज अंतर्जातीय विवाह मान्य है। बहुपत्नी विवाह गैर कानूनी माना गया। एक से अधिक पत्नी रखना गैर कानूनी माना गया। इन परिस्थितियों में स्त्रियों से विवाह के प्रति निर्णय की क्षमता बढ़ी है। खासकर पढ़ी लिखी स्त्रियों में इसका ज़्यादा लाभ मिला है। पढ़ी लिखी स्त्री जो है उसको ज़्यादा लाभ मिला है। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन। चेंज इन इकोनॉमी पोजीशन। आधुनिक भारत की स्त्रियों को आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। आज की स्त्रियां प्रत्येक व्यवसाय से जुड़ी देखी जाती है। वे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, पुलिस अधिकारी हैं, जज है, ये कि कहाँ नहीं है। आज स्त्रियां हर एक क्षेत्र में है। हर एक क्षेत्र में वह पुरुषों के बराबर खड़ा हो गया है। इसलिए आज स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों में समानता का अधिकार दिया गया है। पहले के समय में स्त्रियों को निम्न समझा जाता था, लेकिन आज के समय में दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है।
राजनीतिक समानता। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। स्वतंत्र भारत में सभी बॉलिंग व्यक्तियों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वोट देने का अधिकार है। इस रूप में आज की स्त्रियां सरकार में अपनी पसंद को रखती है। इतना नहीं, जितने राजनीतिक पद हैं उनमें यह भाग ले सकती है। वर्तमान में राजनीतिक क्रियाकलापों में स्त्रियों की भागीदारी में काफ़ी वृद्धि हो रही है। आज वे एमएलए हैं, एमपी हैं, नेतृत्व में हैं, आंदोलन में क्रियाशील है। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी स्त्रियों का बोलबाला है। वो स्त्रियां हर एक क्षेत्र में आज अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सामाजिक चेतना। व्हाट इज सोशल कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ा सुधार आज की स्त्रियां, खासकर पढ़ी लिखी, में यह देखा गया सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ा सुधार आज की स्त्रियां, खासकर पढ़ी लिखी, में यह देखा गया है कि उनमें सामाजिक जागरूकता अधिक आई है। मैंने पढ़ी लिखी स्त्री में सामाजिक जागरूकता अधिक आई है अनपढ़ के अपेक्षा। अनपढ़ तो अभी अनपढ़े है, उसको उतना समझ नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे स्त्री में जागरूकता अधिक आई है। इस जागरूकता ने बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बढ़ाया है। यदि 2011 की जनगणना रिपोर्ट को देखा जाए, माने 2011 की जनगणना रिपोर्ट को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि घर की चार दीवारी से बाहर आकर सामाजिक जीवन से जुड़ी स्त्रियां की संख्या में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। उपरोक्त वर्णन से जाहिर है कि आधुनिक भारत स्त्रियों की स्थिति में जो चौतरफा सुधारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि ये परिवर्तन गांव की तुलना में नगरों में तथा निम्न वर्गों की तुलना में मध्यम और उच्च वर्गों की स्थिति में अधिक देखी जाती है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के कारक या कारण, फैक्टर्स और कॉजेज ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ वोमेन। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति में जो तरफा विकास हुआ है वे किसी एक कारक उपरोक्त वर्णन सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ा सुधार आज की स्त्रियां, खासकर पढ़ी लिखी है। यह देखा गया कि उनमें सामाजिक जागरूकता अधिक आई है। इस जागरूकता ने बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बढ़ाया है। यदि 2011 की जनगणना रिपोर्ट को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि घर की चार दीवारी से बाहर आकर सामाजिक जीवन से जुड़ी स्त्रियों की संख्या में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। उपरोक्त वर्णन से जाहिर है कि आधुनिक भारत की ये स्त्रियों की तुलना में चौतरफा सुधारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य है, ये परिवर्तन गांव की तुलना में नगरों में तथा निम्न वर्गों की तुलना में मध्यम और उच्च वर्गों की स्त्रियों में अधिक देखे जाते हैं। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के कारक या कारण, फैक्टर्स और कॉजेज ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ वोमेन। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति में जो तरफा विकास हुआ है वह किसी एक कारक या कारण का परिणाम नहीं है। यह अनेक कारकों के चलते संभव हो सका है। इन कारकों में कुछ महत्वपूर्ण की व्याख्या अगले प्रकार है। सामाजिक आंदोलन। व्हाट इज सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट क्या है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति के सुधार के क्रम में समय समय पर विभिन्न सामाजिक आंदोलनों का विशेष योगदान रहा है। इस संदर्भ में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि कर्वे आदि ने प्रारंभ में अधिक रुचि ली। राजा राम मोहन साहब ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मैंने सती प्रथा को जो अगर अंत करने का किसी को अगर सबसे बड़ा उसको अगर
कहा जाए सबसे बड़ा सती प्रथा को ख़त्म करने में बड़ा योगदान है तो वह राजा राम मोहन साहब का है। राजा राम मोहन साहब ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तब बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया। बाल विवाह और पर्दा प्रथा, बाल विवाह को भी सती माने राजा राम मोहन साहब ने ख़त्म किए। और पर्दा प्रथा मतलब स्त्री जो घूंघट में रह रही थी उस प्रथा को भी राजा राम मोहन साहब ने आवाज़ को बुलंद किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कर्वे ने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए संघर्ष किया। इन प्रयासों ने स्त्री उत्थान के लिए वातावरण बना दिया। अब फ्रीडम मूवमेंट क्या है? व्हाट इज फ्रीडम मूवमेंट? स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार का कार्य किया। खासकर जब महात्मा गांधी आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किए तो उन्होंने स्त्रियों के अधिकार की वकालत की। महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किए तो उन्होंने स्त्रियों के अधिकार की वकालत की। माने महात्मा गांधी भी स्त्री के सपोर्टर थे। माने महात्मा गांधी भी जो थे वो स्त्री को आगे बढ़ाने के उनके योगदानों को बहुत महत्व देते थे। स्वतंत्रता आवाज़ बुलंद किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कर्वे का अर्थ हुआ इरावती कर्वे साहिबा ने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए संघर्ष किया। इन प्रयासों ने स्त्री उत्थान के लिए वातावरण बना दिया। अब स्वतंत्रता आंदोलन क्या है? फ्रीडम मूवमेंट। व्हाट इज फ्रीडम मूवमेंट? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार का कार्य किया। खासकर जब महात्मा गांधी आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया तो उन्होंने स्त्रियों के अधिकार की वकालत की। साथ ही गांधी जी ने पर्दा प्रथा का विरोध किया तथा स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। माने कहने का अर्थ ये है गांधी जी जो थे पर्दा प्रथा का विरोध किए तथा स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। हजारों स्त्रियों ने आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए वातावरण बनने लगा। तीसरा पॉइंट हुआ शिक्षा, एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यद्यपि ब्रिटिश काल का अर्थ हुआ अंग्रेजी शासन काल में स्त्रियों को शिक्षा दिए जाने का विचार आया। ईसाई मिशनरियों ने इस दिशा में रुचि लेना शुरू किया। उसके बाद स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। आज स्वतंत्र भारत में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक सुविधाएं भी हैं। इस शिक्षा ने एक तरफ स्त्रियों में ज्ञान का विकास कर उन्हें गलत और सड़ी गली अंधविश्वासों से पीछा छुड़ाया तो दूसरी ओर इसके चलते उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता आई। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण ने स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन को प्रभावित किया। ब्रिटिश काल में ही उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। वर्तमान भारत इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इन उद्योगों ने ऐसा वातावरण बनाया जिसमें स्त्रियां भी भाग लेने लगी। उद्योग और दफ्तर में स्त्रियां नौकरी से जुड़ी, उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी एवं अपनी दक्षता दिखाने का मौका मिला। इससे उनकी स्थिति में बदलाव आना स्वाभाविक हो गया। पश्चात संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर क्या है? व्हाट इज वेस्टर्न कल्चर? भारत में जब अंग्रेज शासन की स्थापना हुई, माने भारत में जब अंग्रेज शासन की स्थापना हुई, माने भारत में जब अंग्रेज ने शासन किया तभी से भारतीयों का संपर्क पश्चात संस्कृति से हुआ। पश्चात संस्कृति का मूल आधार स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय है। इससे भारतीय में परिचित हुए बिना आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और न्याय को साकार करने में लगे। इसी संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन का क्रम शुरू हुआ।
स्त्री संगठन वोमेन ऑर्गेनाइजेशन भारतीय स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने में विभिन्न स्त्री संगठनों का योगदान रहा है। इनमें मुख्य संगठन है भारत महिला परिषद जो 1904 में आया, भारत स्त्री महामंडल जो 1910 में आया, महिला भारतीय संघ जो 1917 में आया, भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद जो 1925 में आया एवं कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट। इन संगठनों ने दो रूपों में कार्य किया। प्रथम स्त्रियों को समाज के अनुकूल बनाना और दूसरा पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को दिलाना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन भारतीय संविधान एवं कानून क्या है? भारतीय संविधान एवं कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन। व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन? भारतीय स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने में संविधान एवं कानून की भूमिका विशेष रही है। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार मिला। साथ ही पारित किए गए प्रमुख कानून ने स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार किया है। इन कानूनों में मुख्य है 1929 का बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1929 का हिंदू उत्तराधिकार विधान, 1939 का हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम और 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि। आर्थिक आत्मनिर्भरता इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता ज़्यादा कारगर साबित हुई है। वे अब पिता या पति पर आश्रित नहीं है, स्वयं अर्थोपार्जन कर रही है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जहां स्त्रियां कार्यशील नहीं है। इस तरह आज की स्त्रियां आर्थिक मामलों में भी पुरुषों की सहयोगी बनी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारतीय स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के अनेक कारक हैं। इन कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य और भी है जो सहयोगी है। ये इस प्रकार है: नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों में विकास, जाति प्रथा का कमज़ोर होना, संयुक्त परिवार का टूटना और वैवाहिक विधानों में परिवर्तन आदि। अब अल्पसंख्यक क्या है? व्हाट इज माइनॉरिटी? अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक एक सार्वभौमिक अवधारणा है। विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक न हो। H.K. जंक स्ट्राफ ने लिखा है कि अल्पसंख्यकों का स्थायित्व एक ऐसा तत्व है जिस पर हम लोगों को अपना अनुसंधान प्रारंभ करना है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना भी इस बात की पुष्टि करता है कि विशिष्ट अल्पसंख्यक प्रारंभ से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अविरल एवं समान घटना रहे हैं। भारतीय समाज अनेक प्रजातियों, धर्मों, जातियों, जनजातियों एवं भाषाओं आदि विशेषताओं से युक्त है। यहाँ हिंदू और हिंदू की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों और अन्य भाषाओं से जुड़े लोग अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के साथ अल्पसंख्यकों की समस्या एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न बनती जा रही है। प्रजातंत्र व्यवस्था की प्रथम विशेषता के अंतर्गत सबके अधिकार एवं कर्तव्य का अभिज्ञान बिना धर्म, प्रजाति, जाति एवं भाषा को ध्यान में रखे प्रदान करना है। अतः प्रजातंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों को पहचाना जा सकता है तथा समान रूप से उनके साथ व्यवहार करने का बाध्य होना पड़ता है। प्रजातंत्र की क्षमता की पहचान अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार पर आधारित है। अतः अल्पसंख्यकों की समस्या प्रजातंत्र की समस्या है।
एच कबीर ने लिखा है कि प्रजातंत्र व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अल्पसंख्यक का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ माइनॉरिटी। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ माइनॉरिटी। अल्पसंख्यकों को अंग्रेजी शब्द माइनॉरिटी शब्द लैटिन भाषा के माइनर एवं प्रत्यय इटी से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है दो समूहों की न्यून संख्या जो मिलकर एक संपूर्ण का निर्माण करती है। परंतु सामाजिक संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। सामाजिक संदर्भ में अल्पसंख्यकों को परिभाषित करना उनका परिसीमन करना है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार अल्पसंख्यक की परिभाषा अल्पसंख्यक एक समूह के रूप में समान अवतरण में भाषा या धार्मिक विश्वास एवं अनुभूति जो राजनीतिक संस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक से भिन्न होता है बंधे रहते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है अल्पसंख्यक व्यक्तियों का एक समूह है। इसके निर्माण का आधार भाषा या धर्म है। ये बहुसंख्यक से भिन्न विशेषता लिए होते हैं। इस परिभाषा के अंतर्गत अनुभूति पर बल प्रदान किया गया है। अब जे.ए. लेप्सन साहब ने अल्पसंख्यक की परिभाषा दो रूपों में प्रस्तुत की है, वस्तुनिष्ठ रूप में और व्यक्तिनिष्ठ रूप में। वस्तुनिष्ठ रूप में इसकी परिभाषा है एक अल्पसंख्यक एक समूह है जिसकी प्रजाति भाषा या धर्म बहुसंख्यक समूह की अपेक्षा की भिन्न होता है। व्यक्तिनिष्ठ रूप में इसकी परिभाषा है एक अल्पसंख्यक एक समूह है जो स्वयं को एक अल्पसंख्यक के रूप में सोचता है। इन दो परिभाषाओं से पता चलता है अल्पसंख्यक एक समूह है। इसका आधार प्रजाति भाषा धर्म कुछ भी हो सकता है। यह बहुसंख्यक समूह से भिन्न होता है। अल्पसंख्यक का अपने आप को इस रूप में सोचना। यूनाइटेड नेशन सब कमीशन ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। यूनाइटेड नेशन सब कमीशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी। अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत जनसंख्या के वे उप प्रमुख समूह आते हैं जो अस्थायी प्रजातीय धार्मिक एवं भाषाई परंपरा को या शेष जनसंख्या के गुणों से भिन्न अपनी विशेषता को बचाए रखना श्रेयस्कर समझते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है यह किसी समाज की जनसंख्या का एक भाग होता है। इसकी अपनी विशेषताएं होती है। यह अपनी विशेषताओं को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयत्न करता रहता है। एन बिर्थ साहब ने 1950 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोशियोलॉजी में अल्पसंख्यक को इस रूप में परिभाषित किया है। अल्पसंख्यक एक समूह है जो शेष समाज के सदस्यों से प्रजातीय एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है, जिसके साथ पृथकता एवं अधीनस्थता व्यवहार किया जाता है। बिर्थ के इस कथन से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक एक समूह है। यह समूह प्रजातीय और सांस्कृतिक आधार पर शेष समाज से भिन्न होता है। प्रजातीय और सांस्कृतिक आधार पर शेष समाज से भिन्न होता है। यह समूह अधीनस्थ परिस्थिति इन्फीरियर स्टेटस की चेतना को अपने अंतर्गत विकसित करते हैं। यानी ये समूह किसी न किसी रूप में बहुसंख्यक के अधीन होता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों ने अल्पसंख्यक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय वह समुदाय है जो संख्यात्मक दृष्टि से 50% से कम होता है। यहाँ पर यह विचारणीय प्रश्न है कि 50% का अभिप्राय संपूर्ण भारत की जनसंख्या से है या राज्य की जनसंख्या से, क्योंकि भारत के संदर्भ में जो अल्पसंख्यक हो वह राज्य के संदर्भ में बहुसंख्यक हो सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत के संदर्भ में मुसलमान सिख और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि राज्य के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर में मुसलमान, पंजाब में सिख एवं नागालैंड में ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इसलिए संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण संपूर्ण राष्ट्र में उनकी संख्या के आधार पर किया जा सकता है। मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन
ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अल्पसंख्यक को परिभाषित करते हुए लिखा है, अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल वे समूह या समुदाय आते हैं जिनकी अधिक जनसंख्या वाले समूहों या समुदायों से भिन्न कुछ अलग सजातीय, धार्मिक, भाषाई या चारित्रिक विशिष्टता हो। आज जो अपनी इन विशेषता को बनाए रखना चाहते हो, इस कथन से पता चलता है। पहला पॉइंट हो गया, किसी समाज की जनसंख्या में किसी आधार पर धर्म या भाषा जिन लोगों की संख्या कम होती है वे अल्पसंख्यक हैं। किसी समाज में अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ अलग विशेषताएं होती है। तीसरा पॉइंट हो गया, वह समुदाय अपनी विशिष्टताओं को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त तत्वों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक वह है जो तुलनात्मक दृष्टि से धर्म और भाषा के आधार पर कम संख्या में हो। इस संदर्भ में धर्म की दृष्टि से भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आदि धर्म के मानने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत के संदर्भ में हिंदी भाषी लोगों को छोड़कर अन्य भाषाएं बोलने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अल्पसंख्यक की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइनॉरिटीज। भारत में अल्पसंख्यक की अवधारणा एक सापेक्ष अवधारणा है। यह मौलिक रूप से राजनीतिक अवधारणा है, न कि संख्यात्मक अवधारणा है, न कि संख्यात्मक। अल्पसंख्यक की प्रकृति को पूर्ण रूपेण समझने के लिए इसकी मूल विशेषताओं को समझना होगा। ये विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हो गया सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। दूसरा हो गया न्यूमेरिकल अप्रोच, संख्यात्मक दृष्टिकोण। तीसरा हो गया भाषा और धर्म पर आधारित, बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन। चौथा हो गया कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट, तुलनात्मक अवधारणा। पांचवा हो गया विशिष्ट विशेषताएं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो छठा हो गया प्रजातंत्र से संबंधित, रिलेटेड विद डेमोक्रेसी। सातवां हो गया अधीनस्थ परिस्थिति। तो 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट को हम विशेष से अध्ययन करेंगे। पहला हो गया सार्वभौमिक, यूनिवर्सल क्या है? अल्पसंख्यकों की समस्या सार्वभौमिक समस्या है। विश्व में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक न हो। H.K. जंकर स्टाफ ने लिखा है, अल्पसंख्यकों का स्थायित्व एक ऐसा तत्व है जिस पर हम लोगों को अपना अनुसंधान प्रारंभ करना है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना भी इस बात की पुष्टि करता है कि वैचारिक एवं राजनीतिक परिधि का झुकाव एवं लोगों का आंदोलन इस बात का संकेत करता है कि विशिष्ट अल्पसंख्यक प्रारंभ से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अविरल एक समान घटना रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया संख्यात्मक दृष्टिकोण, न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने संख्यात्मक दृष्टिकोण से इसकी प्रकृति को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय वह समुदाय है जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से 50% से कम होता है। यह 50% का अभिप्राय राज्य की जनसंख्या से है या संपूर्ण भारत की जनसंख्या से है। इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण भारत की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। भाषा और धर्म पर आधारित, बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन। भारतीय संविधान में भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को 2 वर्गों में बांटा गया है, भाषाई अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तथा धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यकों को परिभाषित करते हुए भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने लिखा है, भाषाई अल्पसंख्यक वे अल्पसंख्यक है जो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रहते हैं या किसी भाषा में रहते हैं जिनकी अपनी विभिन्न भाषा या लिपि होती है। भारत में हिंदी बहुसंख्यक है जिनकी अपनी भाषा या लिपि होती है। भारत में हिंदी बहुसंख्यक है जबकि अन्य भाषाओं से संबंधित समुदाय अल्पसंख्यक है। यदि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति भिन्न है। धार्मिक अल्पसंख्यक वे हैं जो धर्म के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से कम संख्या में हो। भारत में हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत मुसलमान, सिख, ईसाई आते हैं। भारत में जो अल्पसंख्यक है वह मुसलमान, सिख, ईसाई आदि आते हैं।
तुलनात्मक अवधारणा, कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट? तुलनात्मक अवधारणा क्या है? अल्पसंख्यकों का निर्धारण तुलनात्मक है। एक क्षेत्र में जहां एक समुदाय अल्पसंख्यक होता है, वहीं दूसरे क्षेत्र में वह बहुसंख्यक हो जाता है। उदाहरण स्वरूप भारत के संदर्भ में मुसलमान, ईसाई और सिख धर्मावलंबी अल्पसंख्यक है, क्योंकि यहाँ इनकी संख्या हिंदुओं की तुलना में कम है, जबकि राज्य के संदर्भ में मुसलमान जम्मू और कश्मीर, सिख पंजाब में और ईसाई नागालैंड में बहुसंख्यक है। इस प्रकार भारत में अल्पसंख्यक की अवधारणा एक सापेक्ष अवधारणा है। माने कुछ राज्य ऐसा है जहां मुसलमान का संख्या अधिक है, जैसे जम्मू कश्मीर में मुसलमान का संख्या अधिक है, और पंजाब में जो है ईसाई का संख्या अधिक है, और नागालैंड में पंजाब में सिख का संख्या अधिक है, और नागालैंड में ईसाई का संख्या अधिक है। उसके बाद विशिष्ट विशेषताएं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्पसंख्यक की अपनी अलग विशेषताएं होती है। अल्पसंख्यक की अपनी अलग विशेषताएं होती है, जिसके आधार पर बहुसंख्यक उसे अलग किया जा सकता है। इसलिए तो यूनाइटेड नेशन सब कमीशन ऑन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज में लिखा है, अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत जनसंख्या के उप प्रमुख समूह आते हैं, जो अस्थायी, प्रजातीय, धार्मिक एवं भाषाई परंपरा को या शेष जनसंख्या के गुणों से भिन्न अपनी विशेषता को बनाए रखना श्रेयस्कर समझते हैं। प्रजातंत्र से संबंधित, रिलेटेड विद डेमोक्रेसी। अब व्हाट इज रिलेटेड विद डेमोक्रेसी? प्रजातंत्र के विकास के साथ अल्पसंख्यकों की समस्या महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न बनती जा रही है। यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महान भूमिका अदा कर रही है। एच कबीर साहब के अनुसार प्रजातंत्र व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रजातंत्र व्यवस्था के अंतर्गत सबके समान अधिकार एवं कर्तव्य का अभिज्ञान बिना धर्म, प्रजाति एवं भाषा को ध्यान में रखे प्रदान करना है। अतः प्रजातंत्र की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों को पहचाना जा सकता है तथा समान रूप से उनके साथ व्यवहार करने को बाध्य होना पड़ता है। अतः अल्पसंख्यकों की समस्या प्रजातंत्र की समस्या है। अधीनस्थ परिस्थिति, इन्फीरियर स्टेटस। व्हाट इज अधीनस्थ परिस्थिति? अब अधीनस्थ परिस्थिति क्या है? अल्पसंख्यक अधीनस्थ परिस्थिति की चेतना को अपने अंतर्गत विकसित करता है। ये किसी न किसी रूप में बहुसंख्यक के अधीन होते हैं। इस विशेषता का उल्लेख करते हुए एल विर्थ साहब ने लिखा है, अल्पसंख्यक एक समूह है जो शेष समाज के सदस्यों से प्रजातीय एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है, जिनके साथ पृथकता एवं अधीनता व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक अनेक विशेषताओं से युक्त एक ऐसा सामाजिक समूह है जो मूल रूप में धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक की प्रकृति की पहचान धर्म की दृष्टि से ही की जा सकती है। अल्पसंख्यकों का वर्ग, क्लास ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों का वर्ग क्या है? क्लास ऑफ माइनॉरिटीज। भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म एवं भाषा पर आधारित दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की ही मान्यता प्राप्त है। जी.एस. घुरिये साहब का कहना है, भारतवर्ष के संविधान के लिए अल्पसंख्यकों का संस्कृति, प्रजाति या राष्ट्रीयता पर आधारित होना अनास्तित्व का द्योतक है। अल्पसंख्यकों का अस्तित्व धर्म या भाषा या दोनों के संयोग पर आधारित होना ठीक है। अतः धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा भाषाई अल्पसंख्यक। अब धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है? व्हाट इज रिलीजियस माइनॉरिटीज? रिलीजियस माइनॉरिटीज विश्व धरातल पर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की समस्या राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। कर्ण सिंह साहब ने लिखा है, धर्म ने सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में समय के अनंतर समाज में दो भिन्न भूमिकाओं का प्रतिपादन किया है। एक और धर्म ने लोगों के बृहद वर्ग को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया है
जो भिन्न सिद्धांतों के आधार पर कई वर्गों में विभाजित थे। दूसरी ओर धर्म ने मनुष्य मनुष्य में, समूह समूह में एवं राष्ट्र राष्ट्र में तीक्ष्ण एवं गंभीर भेद उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। भारत में सब धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के लोग रहते हैं। भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन के लोग रहते हैं। यद्यपि यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, तथापि अन्य धर्मों के मानने वाले की संख्या भी पर्याप्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ है। इसमें 82.41% हिंदू धर्म के मानने वालों का इतना प्रतिशत, 11.6% मुस्लिम धर्म के मानने वाले, 2.32% ईसाई धर्म के मानने वाले, 1.99% सिख धर्म के मानने वाले, 0.77% बौद्ध धर्म के तथा 0.41% जैन धर्म के है। हिंदू धर्म भारतीय जनसंख्या में बहुसंख्यक है तथा अन्य अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों में सर्वप्रथम स्थान मुस्लिम धर्म के मानने वालों का है। भारतीय जनसंख्या में 11.6% मुस्लिम अल्पसंख्यक है। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है तथा उनका समुदाय एक महत्वपूर्ण समुदाय माना जाता है। भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में मुसलमानों की यथेष्ट संख्या है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उनका अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। मुसलमानों के बाद भारत में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। भारतीय जनसंख्या में 2.3% ईसाई अल्पसंख्यक है। इनकी अधिकाधिक संख्या केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। यद्यपि ईसाई धर्म पश्चिमी धर्म है, परंतु इसने हिंदू समुदाय के निम्न स्तर के लोगों को विशेष रूप से अपने में सम्मिलित किया है। भारत में ईसाई धर्म के प्रसार में सेंट थॉमस का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत के अल्पसंख्यकों में तीसरे स्थान पर सिख धर्म के अनुयायी आते हैं। भारतीय जनसंख्या में 1.99% सिख धर्म के मानने वालों का है। ये भारत के अनेक राज्यों में है, परंतु इनकी अधिकांश संख्या पंजाब में पाई जाती है। भारतीय अल्पसंख्यकों में चौथे स्थान पर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारतीय जनसंख्या में 0.77% बौद्ध धर्मी है। यह हिंदू धर्म से ही निकला है तथा इनके प्रवर्तक हिंदू राजकुमार गौतम बुद्ध थे। भारतीय अल्पसंख्यकों में पाँचवें स्थान पर जैन धर्मी है। भारतीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत 0.41 है। यह भी हिंदू धर्म से ही निकला है। जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में वर्धमान महावीर स्वामी का नाम आता है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक संपन्न क्षेत्रीय परिवार के थे। अंत में भारतीय अल्पसंख्यकों में अन्य का प्रतिशत 0.42 है। इन अल्पसंख्यकों में पारसी भी आते हैं। पारसी सूक्ष्म धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। ये लोग 8वीं शताब्दी में भारत से आ गए। धार्मिक मामलों में ये जुड़शीतल उपदेशों का पालन करते हैं। रहन सहन के ढंग के मामले में यह भारतीय संस्कृति के बहुत करीब है। अन्य अल्पसंख्यकों में पारसी के साथ साथ आंग्ल भारतीय आता है। आंग्ल भारतीय अल्पसंख्यक संख्या में न्यून होते हुए भी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक है। ये ऐसे अल्पसंख्यक है जो प्रजातीय, धार्मिक एवं भाषाई विशेषताओं से युक्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत आंग्ल भारतीयों को इस रूप से परिभाषित किया गया है। आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति है जिसके पिता यूरोप के थे तथा वह भारतवर्ष के प्रवास में पैदा हुआ था या पैदा हुआ। भाषाएं अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषा मानव संसर्ग का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका समाज के साथ सहसंबंध एकदम सीधा साधा है और असंदिग्ध प्रतीत होता है। गियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 लोक भाषाएं हैं। भारत की जनसंख्या के 97% लोग 23 भाषाओं के बोलने वाले हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई है। ये हैं असमी,
बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। माने भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। पहला हो गया असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। समान भाषा भावनात्मक एकता को प्रोत्साहित करती है। भारत बहुभाषाई राष्ट्र है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या लगभग 40% है। अन्य दूसरी भाषा से संबंधित लोगों का प्रतिशत 8.25 से कम है। इस रूप में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से संबंधित समुदाय अल्पसंख्यक है। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने भाषाई अल्पसंख्यक को इस रूप में परिभाषित किया है। भाषाई अल्पसंख्यक वे अल्पसंख्यक है जो भारतवर्ष के किसी राज्य क्षेत्र में रहते हैं या किसी भाग में रहते हैं, जिनकी अपनी भिन्न भाषा या लिपि होती है। भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित अनेक सुझावों को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया, जिससे उनकी अभिरुचियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संदर्भ में लेप्वांस के दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। उनके अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार के शासन पत्र में बोलने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार एवं समझाने का अधिकार सम्मिलित है। अल्पसंख्यकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, माने अल्पसंख्यक की क्या समस्या है, तो राष्ट्रवाद एवं अल्पसंख्यकों की समस्याएं एक दूसरे से संबंधित है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ता है वैसे वैसे अल्पसंख्यकों की समस्याएं बढ़ने लगती है। अल्पसंख्यकों को अनेक सुविधाओं का प्रदान करने के उपरांत भी वे अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। यहाँ पर मुसलमान, ईसाई एवं सिख अल्पसंख्यकों की समस्याओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज। भारत का 1947 में विभाजन के बाद यहाँ भारतीय मुसलमान अस्तित्व में आए। इस समुदाय की कुछ खास कठिनाइयाँ एवं समस्याएं हैं, जिसमें कुछ नाजुक एवं संकुल हैं तो कुछ यथार्थमूलक एवं काल्पनिक हैं। इसकी समस्याएं निम्न कही जा सकती है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सबसे महत्वपूर्ण शिकायत यह है कि भारत सरकार के नियंत्रण की विभिन्न सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय संविधान में बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था होने के उपरांत भी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की नियुक्तियों का प्रावधान है। भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था के उपरांत भी सरकारी नौकरियों मुसलमानों की नियुक्तियां कम है। साथ ही लोकसभा एवं विधानसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व कम है। मुसलमान अल्पसंख्यक साधारणतया एकांतिक दलों द्वारा शोषित किए जाते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समक्ष दूसरी महत्वपूर्ण समस्या समय समय पर घटित होने वाले सांप्रदायिक तनाव व दंगे हैं। स्वतंत्र भारत में इस बुराई को दूर करने का पर्याप्त प्रयास हुआ है। यह तथापि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक तनावों का कम होना संभव नहीं हुआ है। इसका मूल कारण हिंदू और मुस्लिमों की परस्पर विरोधी मनोवृत्ति है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समक्ष एक समस्या व्यक्तिक कानून की है। इसी व्यक्तिक कानून के परिणाम स्वरूप भारत की सांप्रदायिक राजनीति ने एक विचित्र मोड़ प्राप्त किया है। भारत सरकार द्वारा समरूप सिविल कोड के निर्माण पर विवाह, तलाक, अभिग्रहण, संरक्षण एवं बच्चों की अभिरक्षा, उत्तराधिकार एवं अनुक्रमण आदि में समरूपता लाने में सहयोग प्राप्त होगा। परंतु भारत के अधिकांश मुसलमानों ने सिविल कोड का विरोध इस तर्क के साथ किया कि मुसलमानों का व्यक्तित्व कानून कुरान एवं सुन्नत पर आधारित है। अतः व्यक्ति कानून में किया गया किसी प्रकार का परिवर्तन उनके मौलिक अधिकार को प्रभावित करेगा।
मुस्लिम अल्पसंख्यकों की एक प्रमुख समस्या उर्दू से जुड़ी है। यद्यपि उर्दू मुसलमानों की एकमात्र भाषा नहीं है, तथापि मुसलमानों में यह भावना घर कर गई कि उर्दू का अपहरण उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक आत्मीयता एवं आध्यात्मिक विरासत को अपदस्थ करना है। अधिक संख्या वाले राज्यों में समय समय पर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। उत्तर प्रदेश में यह मांग पूरी की जा चुकी है। ईसाई अल्पसंख्यकों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी। अब ईसाई अल्पसंख्यकों की समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी। भारतीय अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के बाद ईसाइयों का स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.40 करोड़ ईसाई भारत में है। अंग्रेजी शासन काल में उन्हें विशेष राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिससे उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में कभी सोचने का मौका नहीं मिला। स्वतंत्र भारत में ये अल्पसंख्यक की स्थिति में है। इनकी समस्याएं मुसलमानों की तरह विशेष जटिल नहीं है। ईसाइयों की समस्याएं हैं। इनकी व्याख्या निम्न रूप में है। भारत के राजनीतिक जीवन में भारतीय ईसाई समुदाय का स्थान अप्रकट है। इसके कई कारण हैं। अधिकांश ईसाई दलित वर्ग से आए हैं, अतः राजनीतिक गतिविधियों में अभिरुचि नहीं रखते। ईसाई समुदाय के अधिकांश सदस्य मिशनरियों से जुड़े होते हैं, अतः उनका विदेशी नेताओं से संपर्क बनाए रखना स्वाभाविक है। ईसाई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना पसंद नहीं करते, जिनमें हिंदू प्रतीकों, वंदे मातरम या रामराज आदि का प्रयोग होता है। भारतीय ईसाई सुरक्षित या पृथक रूप से चुनकर विधानसभा या लोकसभा में नहीं जाना चाहते। ये अन्य समुदायों की तरह अधिक से अधिक मात्रा में चुनकर जाना चाहते हैं। अन्य सांप्रदायिक राजनीतिक दलों की तरह ईसाई अपना पृथककरण राजनीतिक दल नहीं बना पाए हैं। भारत में नकारात्मक सांप्रदायिक शक्तियों की तरह ये भी अपनी शक्ति परीक्षण चाहते हैं। भारतीय ईसाइयों की एक प्रमुख समस्या ईसाई धर्म एवं मिशनरी के क्रियाकलापों को प्रचारित करने के अधिकार से है। ईसाइयों की समस्या के पक्ष शिक्षा के क्षेत्र से बंधे हुए हैं। स्वतंत्र भारत में मिशनरियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इनके माध्यम से ये गरीब और बेसहारा लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करते हैं तथा जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं। भारत में ईसाई मिशनरियाँ शैक्षिक, चिकित्सीय एवं सामाजिक कार्य में लगी हुई है। हिंदुओं के एक बड़े वर्ग का मानना है कि मिशनरियाँ अपने उपर्युक्त क्रियाकलाप की आड़ में लोगों को ईसाई बनाने में लगी हुई है। यही कारण है कि मिशनरियों के विरोध में अनेक आंदोलन प्रारंभ हो चुके हैं। ईसाइयों के प्रति शंका का एक कारण यह भी है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले जनजातियों ने पृथकतावादी आंदोलनों को जन्म दिया। प्रॉब्लम ऑफ सिख माइनॉरिटी। अब व्हाट इज सिख माइनॉरिटी? तो भारतीय अल्पसंख्यकों में सिखों का स्थान तीसरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 1.99% सिख धर्मी है। यद्यपि सिख समुदाय पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन पंजाब में ये अधिक संख्या में है। यहाँ 61% सिख निवास करते हैं। इनकी समस्याओं को निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है। सिख धर्म के मानने वालों की एक प्रमुख समस्या खालिस्तान से जुड़ी हुई है। सिखों ने एक पृथक राज्य खालिस्तान की मांग की। अकाली दल के कई नेताओं ने यह धमकी दी है कि सिख जो है वो अपना एक अलग राज्य चाहता है और उसका नाम रखना चाहता है खालिस्तान। माने सिख जो है वो भारत से अलग होना चाहता है और भारत से अलग होकर अपना राज्य खालिस्तान बनाना चाहता है। तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। इसीलिए सिख का ये जो है सिख का ये मांग जायज़ नहीं है, क्योंकि भारत वैसे ही भी दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान अलग राज्य ले लिया, बांग्लादेश और खालिस्तान अलग हो जाएगा तो विभिन्न ग्रुप अपना अपना अलग राज्य मांगने लगेगा। तो इस तरह तो भारत तो खंड खंड में बट जाएगा। तो ये सिखों का ये मांग जायज़ नहीं है, लेकिन सिख जो है खालिस्तान राज्य की मांग कर रहा है।
अकाली दल के कई नेताओं ने धमकी दी है कि भारतीय संघ के अंतर्गत यदि सिख राज्य को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो ये जन आंदोलन का सहारा लेंगे। सिख धर्म की एक प्रमुख समस्या भारतीय गणराज्य में शामिल से संबंधित है। खालसा पंथ का कहना है कि सिखों को धोखाधड़ी से भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सिखों की एक समस्या में हिंदू धर्म का ही अंग से संबंधित है। खालसा पंथ का कहना है कि भारत के हिंदू बहुमत ने एकजुट होकर इस पर जोर देते हुए कि सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है, सिख धर्म को बर्बाद करने की कोशिश है। माने सिख जो है हिंदू धर्म का ही अंग है, लेकिन कुछ उसमें उपद्रवी लोग जुड़े हुए हैं जो उस धर्म से अपने आप को अलग राज्य करके वह सिख धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। सिखों की एक प्रमुख समस्या भाषा से संबंधित है। यद्यपि भाषा के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा का निर्माण हुआ, लेकिन सिखों की शिकायत है कि उनकी पंजाब भाषा को एक बोली मात्र घोषित करके और पंजाब को द्विभाषी प्रदेश बनाकर उसकी भाषा को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। अतः आनंदपुर साहिब में आयोजित शैक्षिक सम्मेलन के मंच से पृथक राज्य की मांग की गई। इस आंदोलन को भारतीय और विदेशों में रहने वाले अनेक सिखों का समर्थन प्राप्त है। अब अन्य अल्पसंख्यक की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ अदर माइनॉरिटीज़। तो अब व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ अदर माइनॉरिटीज़? तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों, ईसाई अल्पसंख्यकों और सिख अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त भारत में बौद्ध अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक, आंग्ल भारतीय अल्पसंख्यक आदि आते हैं। माने भारत में जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा ईसाई अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त भारत में बौद्ध अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक, आंग्ल भारतीय अल्पसंख्यक आदि आते हैं। इनकी अपनी कोई पृथक समस्या नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत इस समुदाय को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त है। सभी को अपने धर्मानुसार आचरण करने, शिक्षा प्राप्त करने, राजनीति और आर्थिक व्यवस्था में सहभाग करने तथा अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से संचालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। फ्रैंक एंथोनी के कथन से अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति को समझा जा सकता है। उन्हीं के शब्दों में भारतवर्ष ही ऐसा देश था जहां आंग्ल भारतीय सुअवसरों का प्रसन्नता के साथ उपयोग एवं मान्यता को प्राप्त करते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज प्रॉब्लम। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज प्रॉब्लम? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग 17.59% अल्पसंख्यक है। इनकी अपनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर किए बिना प्रजातंत्र की सफलता संभव नहीं है। इनकी समस्याएं दूर हो इस और सरकार का ध्यान है, समाज वैज्ञानिकों और सुधारकों का भी ध्यान है। सर्वप्रथम यहाँ सरकारी प्रावधान की चर्चा की जाएगी, फिर समाधान के कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकारी प्रयत्न या संवैधानिक प्रावधान। व्हाट इज एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज? सरकारी प्रयत्न या संवैधानिक प्रावधान क्या है? अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए हैं। भारतीय संविधान में उनके हितों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें उन्नत बनाने हेतु आवश्यक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। प्रमुख अग्र प्रकार हैं। विश्वास बनने और पनपने से ही अल्पसंख्यकों में यह भावना जागृत होगी कि वह सबसे पहले भारतीय हैं, राष्ट्र हित में ही उनके व्यक्तिगत हित सुरक्षित है। शिक्षा संस्थानों में सभी समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं से शिक्षार्थी को अवगत कराना लाभदायक हो सकता है। इससे एक और बहुसंख्यक यानी हिंदू, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी
आदि समुदायों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से अवगत होंगे। इसका परिणाम हो सकता है कि बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक से लगाव बढ़े और दूसरी और अल्पसंख्यक समुदायों से अलगाववादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न मिले। अल्पसंख्यकों के विकास में सांप्रदायिक और सांप्रदायिक जनमत के निर्माण की भूमिका हो सकती है। इस संदर्भ में पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चलचित्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य संचार माध्यमों के द्वारा और सांप्रदायिक जनमत का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसी पत्रिका रोग होनी चाहिए जो संप्रदाय के विरुद्ध घृणा की भावना फैलाती है और सांप्रदायिक जनमत के निर्माण के लिए कला, संगीत, नाटक आदि का उपयोग किया जा सकता है। इन उपर्युक्त सुझावों का कार्यान्वयन यदि सही और उचित दिशा में किया जाए तो अल्पसंख्यकों की समस्याएं बहुत हद तक दूर हो सकती है। तो आज का क्लास इतना ही। आज लगभग 1 घंटा का वीडियो चला है जो भारतवर्ष नहीं, समाज शास्त्र से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है A to Z एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण है। हर एक बच्चा इसको बार बार स्मरण कीजिएगा और इस पर मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। A to Z एग्ज़ाम, वह UPSC का एग्ज़ाम हो, BPSC का हो, नेट का एग्ज़ाम हो, A to Z एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी हैं। इनको बार बार स्मरण कीजिएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, जो हर एक बच्चों के लिए उपयोगी है। आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आगे वर्णन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय